नमस्कार दोस्तों। इस साल के अंत तक महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव होने वाला, जिसको लेकर के तमाम सियासी पार्टी अपनी रणनीति बनाने में जुट गई है। बैठकों का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दी है और कांग्रेस पार्टी में भी बैठकों का दौर शुरू हो गया। पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी की बैठक हुई और उसमें कई महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। कई महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा किया गया कि आगामी विधानसभा का चुनाव किन-किन एजेंडा के साथ लड़ा जाएगा, जनता के सामने हम किन-किन एजेंडा को लेकर जाएँगे ताकि हम महाराष्ट्र में वापसी कर सकें। इसी बैठक में एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया कि कांग्रेस पार्टी महाविकास आघाड़ी जो गठबंधन है, इस गठबंधन के तहत ही विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। जैसा कि आप जानते होंगे महाराष्ट्र में अभी 2 गठबंधन चल रही है। एक महाविकास आघाड़ी जिसमें कांग्रेस है, शिवसेना उद्धव ठाकरे है और शिवसेना शरद पवार है। दूसरा गठबंधन है महायुति जिसमें बीजेपी है, शिवसेना शिंदे गुट है और शिवसेना अजीत पवार है। कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया है कि 2024 का विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी जो गठबंधन है, इस गठबंधन में रहकर लड़ेंगे। वहीं बीजेपी भी महाराष्ट्र में महायुति जो गठबंधन है, इस गठबंधन में रहकर ही चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी की बैठकों में क्या फैसला लिया गया, क्या रणनीति बनाई गई, किस तरह का चुनाव प्रचार अभियान रहेगा, किस तरह की आक्रामक प्रचार-प्रसार करने की बातें चली, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको 2019 के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट से रूबरू करा दें। 2019 का विधानसभा चुनाव बीजेपी और शिवसेना, उस समय शिवसेना 2 गुट में नहीं बटी हुई थी, ये दोनों साथ लड़ी थी। कांग्रेस और एनसीपी, उस समय एनसीपी भी 2 गुट में नहीं बटा हुआ था, ये दोनों भी साथ लड़े थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में किसी भी एक पार्टी को फुल बहुमत नहीं मिला क्योंकि वहां 288 विधानसभा की सीट है और वहां पर सबसे बड़ी पार्टी उस समय बनकर उभरी थी बीजेपी। बीजेपी को 105 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन सरकार बनाने के लिए तो 145 या 146 सीट चाहिए, जो बीजेपी को हासिल नहीं हुआ। वहीं शिवसेना की बात करें तो शिवसेना को 56 सीटों पर जीत मिली थी, एनसीपी को 54 सीटों पर जीत मिली थी और कांग्रेस को 44 सीटों पर जीत मिली। यानी कि किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। लेकिन बीजेपी और शिवसेना वाली जो गठबंधन है, उन्हें तो स्पष्ट बहुमत मिला। लेकिन चुनाव के नतीजा आने के बाद शिवसेना और बीजेपी में खींचतान का दौर शुरू हो गया। यानी शिवसेना चाह रही थी कि सीएम हमारे पार्टी से हो, यानी कि उद्धव ठाकरे चाह रहे थे कि सीएम हम बने, वहीं बीजेपी चाह रही थी कि सीएम हमारे पार्टी से हो। इसी खींचतान को देखते हुए जो एनसीपी है, जो 54 सीटों पर जीत दर्ज की है, वो एक नया फ़ॉर्मूला तैयार करती है कि क्यों ना हम विपक्ष में बैठने की जगह सरकार में शामिल हो जाएँ और इस सिलसिले में एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस को साथ लाकर महाविकास आघाड़ी गठबंधन बनाकर सरकार बनाने का दावा करती है और शिवसेना के उद्धव ठाकरे को सीएम बनने का ऑफ़र दिया जाता है। शिवसेना के उद्धव ठाकरे सीएम के ऑफ़र को एक्सेप्ट करते हैं और इस गठबंधन का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन बीजेपी को ये सब पसंद नहीं आता कि शिवसेना हमारे गठबंधन को छोड़कर उस गठबंधन में शामिल होकर सरकार बना ले और हमें विपक्ष में बैठना पड़े। फिर बीजेपी क्या करती है कि एनसीपी के जो अजीत पवार है उनको साथ लाकर वहाँ सरकार बना लेती है। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले लेते हैं और अजीत पवार डिप्टी सीएम के पद की शपथ ले लेते हैं। लेकिन बीजेपी के पास तो संख्या बल थी नहीं क्योंकि उनके पास अपने 105 विधायक और एनसीपी के अजीत पवार के 2-4 उनके समर्थक और इधर जो महाविकास अघाड़ी है जिसमें कांग्रेस है, शिवसेना है और एनसीपी है, इनके पास तो नंबर थे। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया। फ्लोर टेस्ट से पहले ही बीजेपी के जो सीएम है वो इस्तीफा दे देते क्योंकि उनको पता है कि उनके पास नंबर नहीं थे। फिर वहाँ पर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार बना दी। 2 ढाई साल तक सरकार ठीक-ठाक चला, 2 ढाई साल के बाद बीजेपी महाराष्ट्र में शिवसेना पार्टी के अंदर ही खेला करवा देती। यानी कि महाराष्ट्र के शिवसेना पार्टी के अंदर ही बगावत हो जाता है एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में। एकनाथ शिंदे शिवसेना के 56 विधायक में से लगभग 37-38 विधायक को अपने पाले में करने में कामयाब हो जाते हैं और इस 37-38 विधायक को लेकर फरार हो जाते हैं असम। फिर वहाँ असम से लौटने के बाद बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना लेते हैं और महाविकास आघाड़ी की सरकार गिर जाती है। इसको लेकर के महाविकास आघाड़ी जो शिवसेना है वो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हैं क्योंकि यहाँ पे विधायक योग्यता का मामला फंस जाता है। विधायक अयोग्य रहेंगे या योग्य रहेंगे क्योंकि शिवसेना के जो 37 विधायक है वो पार्टी गाइडलाइन के अलग रहकर काम किए, तो यहाँ पर उनको अयोग्य करार दिया जाए, इस तरह का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में लंबा सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के स्पीकर को इस पर अंतिम फैसला लेने के लिए कहा। महाराष्ट्र के स्पीकर ने दोनों गुट के विधायकों की योग्यता बरकरार रखी, यानी किसी को अयोग्य नहीं कहा। वहीं साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने असली शिवसेना एकनाथ शिंदे जो बगावत करके गए थे उसे मान लिया, यानी उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा। इसके कुछ ही दिन बाद एनसीपी में भी बगावत देखने को मिली।
एनसीपी में भी अजीत पवार 8 विधायकों को लेकर बगावत कर देते हैं और वो 8 विधायक लेकर सरकार में शामिल हो जाते हैं, यानी बीजेपी के साथ आ जाते हैं। फिर वहाँ उन्हें डिप्टी सीएम का पद मिल जाता है और फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फिर वही करती है, यानी कि अजीत पवार जो बगावत करके आए हैं, उन्हें असली एनसीपी मान लेती है और शरद पवार को यहाँ पर झटका लगता है। शरद पवार का जो सिंबल है, वो छिन जाता है, उन्हें नया सिंबल मिलता है, उनकी पार्टी का नाम भी छिन जाता है। ये सारी घटनाक्रम बीते 2 ढाई साल में महाराष्ट्र में देखने को मिले, जिसे महाराष्ट्र की जनता ने भी काफ़ी नज़दीक से देखी। सामने 2024 का लोकसभा चुनाव था, जिस पर सभी की नज़र थी। ये इतने सारे जो उठा-पटक महाराष्ट्र में देखने को मिले हैं, इसका परिणाम क्या देखने को मिलेगा? क्या जनता जो पार्टी तोड़कर बगावत करके आई है, उनके साथ जाएगी या पुराने अपने पार्टी के साथ रहना दिखेगी? चुनाव के नतीजे के रिजल्ट भी वही आए, यानी कि जनता ने ये साबित कर दिया कि जितने दल बदलू नेता हैं, हम उनके साथ जाने को तैयार नहीं है। यानी कहने का मतलब कि शिवसेना जो शिंदे गुट है, वो मात्र 7 सीटें यहाँ जीत पाई। वहीं एनसीपी अजीत पवार गुट मात्र 1 सीट लोकसभा में जीत पाए। वहीं बीजेपी मात्र 9 सीट जीत पाई, यानी कि ये तीनों गठबंधन पार्टी मिला करके मात्र 17 सीटें जीत पाए। जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की गठबंधन वाली 41 सीटें जीत पाई थी 48 में से और इस बार 17 सीटों पर सिमट गई। यानी कि जनता की नाराजगी साफ-साफ देखने को मिली। वहीं कांग्रेस की जो गठबंधन वाली जहां 2019 में मात्र 5 सीटें जीत पाई थी, वो इस बार 30 सीट पर पहुंच गई। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, 13 सीट जीतने में कामयाब हुई महाराष्ट्र में। वहीं शिवसेना उद्धव ठाकरे 9 सीट जीतने में कामयाब हुए और एनसीपी शरद पवार के जो गुट है, वो 8 सीट जीतने में कामयाब होते हैं। जिसके बाद महाविकास आघाड़ी जो ये गठबंधन है, इस गठबंधन में एक जोशो-खरोश देखने को मिल रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में हम अच्छा वापसी कर सकते हैं, यानी कि एक मजबूत सरकार बना सकते हैं। इन्हीं सभी को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने रणनीति बनाई है आगामी विधानसभा चुनाव के लिए। चलिए हम अब उस रणनीति पर चर्चा करते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने क्या रणनीति बनाई है अगले विधानसभा के लिए। सबसे पहले यह फैसला लिया गया कि कांग्रेस पार्टी महाविकास आघाड़ी गठबंधन में एक साथ रहकर चुनाव लड़ेगी और एकजुट होकर मोर्चा खोलेगी सरकार के खिलाफ। दूसरा जो महत्वपूर्ण फैसला लिया गया कि इस चुनाव में ग्रामीण संकट को जोर शोर से उठाया जाएगा। ग्रामीण संकट एक मुख्य मुद्दा होगी, किसान के मुद्दे एक मुख्य मुद्दा होंगे, कानून व्यवस्था को लेकर के जोर शोर से प्रचार प्रसार किया जाएगा और बेरोजगारी तो पूरे देश का मुद्दा है, इसे भी जोरों शोर से उठाया जाएगा। यानी कि कांग्रेस की जो नेतृत्व वाली गठबंधन है महाराष्ट्र में, वो ये 4-5 मुद्दे को फोकस करते हुए चुनाव में उतरेगी और जनता के सामने इन्हीं 4-5 मुद्दे को उठाएगी और जनता के बीच लेकर जाएगी, जिसमें ग्रामीण संकट, किसानों के संकट, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था। इसके साथ-साथ इस बैठक में फैसला लिया गया कि वर्तमान सरकार के भ्रष्टाचार और कुशासन को उजागर करने के लिए ऑन ग्राउंड और सोशल मीडिया अभियान सीरीज शुरू की जाएगी। यानी कि अपोजिशन पार्टी की नज़र सोशल मीडिया पर है और सोशल मीडिया की कितनी बड़ी ताकत है आप जानते ही होंगे। 2014 में अगर बीजेपी सत्ता में वापस आई तो उसमें एक सोशल मीडिया की भी बहुत बड़ी भूमिका थी और 2024 में भी जो चुनाव के परिणाम हमें ये देखने को मिले, यानी कि किसी भी न्यूज़ चैनल ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, किसी को भी ये नहीं लग रहा था कि अपोजिशन इतना बढ़िया परफ़ॉर्म करेगी। तो इसमें कहीं न कहीं सोशल मीडिया का ही रोल है और अपोजिशन फिर एक बार सोशल मीडिया पर ही फ़ोकस कर रही है 2024 के विधानसभा चुनाव में। सोशल मीडिया के ज़रिए ही सरकार को घेरने का प्रयास करेगी, सोशल मीडिया सीरीज़ चलाया जाएगा, सोशल मीडिया के ज़रिए ही सरकार के भ्रष्टाचार, कुशासन, ग्रामीण संकट और बेरोज़गारी, महँगाई, भुखमरी इन सब मुद्दे को उठाया जाएगा। इसके अलावा इस बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि आक्रामक प्रचार-प्रसार के लिए वरिष्ठ नेताओं को भी तैनात किया जाएगा। यानी कहने का मतलब कि कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सत्ता में वापसी के लिए पूरी कमर कस ली है, यानी पूरी ताकत झोंकने को तैयार है और हालिया लोकसभा चुनाव से ये मोटिवेशन आया। हालिया लोकसभा चुनाव में जो रिजल्ट देखने को मिला, इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी को अब ये उम्मीद है कि हम महाराष्ट्र में वापसी कर सकते हैं, सत्ता में हम आ सकते हैं और इसको लेकर वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी दिख रहे हैं। इसी सब के मद्देनज़र कांग्रेस पार्टी अभी से ही वहाँ चुनावी रणनीति बनाने में जुट गई है कि हम किन-किन मुद्दों को उठाकर जनता के बीच जाएँगे, ताकि हम सरकार में वापसी कर सकें। कांग्रेस पार्टी के इस रणनीति पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।